जून 5, 1967 सुबह 4:30 बजे इजरायली एयरफोर्स के सभी पायलट्स जागे हुए थे। उनके जेट्स टेक ऑफ के लिए तैयार थे। सभी फाइटर जेट्स को रेमेट डेविड हेड्सर, टेलनॉफ और हेट्जरिम एयरबेस में फ्यूल और वेपन से लोड किया गया। पायलट्स फाइटर जेट्स का आखिरी निरीक्षण कर रहे थे। वे जानते थे कि कभी भी उन्हें मैसिव टेक ऑफ के ऑर्डर्स मिल सकते हैं। सुबह 7:14 कुछ फ्रेंड डसो ऑर्गन्स ने टेक ऑफ किया। हर 2 मिनट में एक डसो ऑर्गन फाइटर जेट्स टेक ऑफ कर रही थी। सुबह 7:14 से 8:15 के बीच माइस्ट्रेस, सुपर माइस्ट्रेस और मिराज सहित कुल 183 फाइटर जेट्स आसमान में गरजे। 12 मिराज फाइटर जेट्स गार्ड्स का काम कर रही थी। आसमान में गरज रही 183 इजरायली फाइटर जेट्स ने आगाज किया 1967 या फिर अब तक के सबसे खूनी भयंकर युद्ध को, जिसे दुनिया 6 डे वॉर के नाम से भी जानती है। इस युद्ध में इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, लेबनान विशाल सेना लेकर एक छोटे से यहूदी देश को कुचलने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। कई अरब देशों के फंडिंग से लेकर डिप्लोमेटिक सपोर्ट ने इन देशों को यहूदियों का दमन करने की इजाजत दी। एक छोटा सा यहूदी देश इजराइल और सामने समुद्र की विशाल सेना के बीच बॉर्डर का फासला था, जो तय करने वाली थी दुनिया के भविष्य को। सेना जो एक तरफा अरब देश यहूदियों को कुचलकर अपनी जीत का परचम लहराना चाहती थी, तो दूसरी तरफ इजराइल की सेना जो अपनों को बचाने के लिए लाखों सैनिकों से भिड़ जाने को तैयार थी। मई 15, 1967 जब पूरा इजराइल अपने स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मना रहा था, तो दूसरी तरफ इजिप्शियन सेना की एक डिवीजन सिनाई पेनिनसुला पर टैंक्स और हथियारों के साथ जमा हुई। इजराइल बॉर्डर पर इतनी भारी सेना का घेराव और यूएन ऑब्जर्वर्स को जबरदस्ती बाहर का रास्ता दिखाना यह साफ साफ दर्शा रहा था कि कुछ गलत होने वाला था। इजिप्ट प्रेसिडेंट गमाल अब्देल नासिर ने सीरिया और जॉर्डन के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट पर दस्तखत किया। यहां तक इराक ने भी अपने सेना को उनके साथ शामिल कर दिया। अरब की गलियों में इजराइल विरोधी नारे लगने लगे और लोग इजराइल के समाप्त होने की बात करने लगे। गमाल अब्देल नासिर न्यूज चैनल पर बातों बातों में इजराइल से युद्ध करने की बात कही। ब्रिटेन और अमेरिका ने सिचुएशन को कंट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो पा रहा था। इजिप्शियन फाइटर पायलट्स अपने जेट्स के साथ बीर गफाफा एयरबेस से इजराइल को घेरने के लिए तैयार थे। इजराइल की जनता आने वाले मुसीबत को भांप लिया। प्राइम मिनिस्टर लेवी एशकॉल और डिफेंस मिनिस्टर मोशे दयान ने कैबिनेट के साथ मीटिंग की। 4 जून 1967 के दिन इजरायली सरकार ने अरब देशों से युद्ध करने का निर्णय किया। इस युद्ध के प्रथम चरण का जिम्मा इजरायली एयरफोर्स को सौंप दिया गया। युद्ध के आने वाले परिणाम इजरायल एयरफोर्स के प्रथम ऑपरेशन पर निर्भर था। इजरायली एयरफोर्स ने एक बड़े स्केल पर ऑपरेशन करने का निर्णय किया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन फोकस। ऑपरेशन फोकस का मकसद था इजिप्शियन एयरफोर्स को तबाह करना। इस ऑपरेशन के प्लानिंग की तैयारी एक जवान कैप्टन रेफी स्योरन ने की। रेफी स्योरन के प्लान मुताबिक इस ऑपरेशन में इजिप्ट के एयरबेस को तबाह करना और ज्यादा से ज्यादा फाइटर जेट्स को नष्ट करना था। ऑपरेशन फोकस में अटैक सेक्शन हेड की जिम्मेदारी मेजर योसी सारिक को मिली। मेजर योसी सारिक को इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान के एयरफील्ड्स पर फोटो सर्विलेंस मिशन करने का अनुभव था। प्लान के अनुसार इजरायली एयरफोर्स सरप्राइज अटैक करके इजिप्शियन एयरबेस को तबाह करेगी, जिससे इजिप्शियन एयरफोर्स को रिटेलिएट करने का मौका न मिलेगा। मेडिटेरियन सी के रास्ते से इजिप्ट में घुसने का रास्ता चुना गया। कंप्लीट रेडियो साइलेंस के साथ रडार से बचकर लो एल्टीट्यूड से इजिप्ट घुसना था। इस ऑपरेशन को कैरी आउट करने के लिए कम से कम 530 फाइटर जेट्स की जरूरत थी, परंतु इजरायल एयरफोर्स के पास सिर्फ 200 फाइटर जेट्स ही थे। इस समस्या का समाधान इजरायल के प्रथम पूर्व प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री डेविड बेन गुरियोन लेकर आए। वह उस वक्त रेमेट डेविड एयरबेस पर थे। वह के कमांडर से पूछा कि फाइटर जेट्स मिशन पूरा करके जब वापसी के बाद दूसरे मिशन पर जाना हो तो वेपन लोड और रिफ्यूलिंग में कितना वक्त लगता है। जवाब में कमांडर ने 1.5 घंटा कहा। डेविड बेन गुरियोन ने कम समय पर रिफ्यूलिंग एंड एम्यूनेशन लोडिंग प्रोसेस को पूरा करने की बात कही। डेविड बेन गुरियोन के प्लान मुताबिक फ्यूलिंग पाइपलाइंस और हॉसेस को अंडरग्राउंड हैंगर्स के साथ जोड़ा जाएगा, जहां जेट पार्क होगा।
हैंगर्स में एम्यूनेशन और बॉम्ब्स होगा। जेट के पार्क होते ही उसी वक्त फ्यूलिंग और एम्यूनेशन लोडिंग स्पीड में शुरू हो जाएगी। यह प्लान सभी लोगों को सही लगा। ग्राउंड क्रूज को इस प्रोसेस के लिए ट्रेन करवाया गया। कमांडर स्टॉप वॉच के साथ ट्रेनिंग को ऑब्जर्व कर रहे थे। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद असली डेमोन्स्ट्रेशन के साथ काम हुआ और इसमें भारी सफलता हाथ लगी। रिफ्यूलिंग और एम्यूनेशन लोडिंग प्रोसेस मात्र 5 से 7 मिनट में पूरा हुआ। यह काम पूरा हुआ, लेकिन अब आखिरी काम बाकी था और वो यह था कि रनवे के अनुसार बॉम्बिंग करना। जिस प्रकार के रनवे उस प्रकार की बॉम्बिंग। इजरायल एयरफोर्स के पास 110, 154, 551 और 1102 पाउंड वजन के बॉम्ब्स थे। इजिप्ट के कुछ एयरबेस में एक ही रनवे था, तो कुछ एयरबेस में रनवे की लंबाई 1.85 माइल से ज्यादा थी और उनकी मिग फाइटर जेट्स आधे रनवे से टेक ऑफ करने की क्षमता रखती थी। ऐसे रनवे पर डिवाइड करके बॉम्बिंग करना सही होगा। इजरायल मिलिट्री के इंजीनियर और मैकॉव ने एक ऐसी एंटी रनवे पेनिट्रेशन बॉम्ब का निर्माण किया जिसे 330 फीट की ऊंचाई से ड्रॉप किया जा सकता था। एक टाइनी पैराशूट बॉम्ब को ग्राउंड के 60 डिग्री तरफ ले जाकर एक्सप्लोड होने में सहायता करेगा। 154 पाउंड का यह बॉम्ब जमीन पर पड़ते ही 6 सेकंड में एक्सप्लोड हो जाएगा और करीब 5 फीट का गड्ढा बना देगा। इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्री में 66 बड़े मॉडल और 187 छोटे मॉडल का एंटी रनवे पेनिट्रेशन बॉम्ब का निर्माण किया गया। सबसे बड़ा सवाल अब इजरायली एयरफोर्स के पास यह था कि सब बॉम्ब रनवे को तबाह करने में कितने सक्षम होंगे। इसके लिए इजरायल एयरफोर्स ने बॉम्ब का परीक्षण हेजर एयरबेस पर किया और परिणाम पॉजिटिव निकला। इजरायल एयरफोर्स इस बात का अनुमान लगा रही थी कि इजिप्शियन एयरफोर्स को एयरफील्ड को ठीक करने में कितना वक्त लगेगा। उनके कच्चे पक्के अनुमान के अनुसार 40 मिनट। इसके लिए इजरायली एयरफोर्स ने टाइम बॉम्ब का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया, जिससे अगर इजिप्शियन एयरफोर्स को ज्यादा वक्त लग जाए बॉम्ब को डिफ्यूज करने में और एक्सप्लोड होने के बाद एयरफील्ड्स को ठीक करने में। सारे प्लानिंग और प्रेपरेशन के बाद वक्त आ गया था तारीख और समय तय करने का। इजरायल के इंटेलिजेंस रिपोर्ट अनुसार इजिप्शियन एयरफोर्स रात के समय उड़ान नहीं भरती। सुबह की पहली किरण पड़ते इजिप्शियन एयरफोर्स रिकंसिलिएशन मिशन के लिए उड़ान भरती और सुबह 7:30 बजे बेस पर वापस लौट आती। उसके बाद सभी पायलट्स कॉफी और ब्रेकफास्ट के बाद ऑफिस में काम करने चले जाते। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इजरायली एयरफोर्स ने सुबह 7:45 का समय तय किया। उस वक्त युद्ध का कोई आसार नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा था। मेजर योसी सारिग उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नए स्क्वाड्रन के लिए स्काई हॉक एयरक्राफ्ट का सौदा करने गए, लेकिन 10 दिन के बाद उन्हें इजरायल से अर्जेंट कॉल आया। कॉल के बाद मेजर योसी सारिग तुरंत इजरायल के लिए रवाना हुए। मेजर योसिक सारिग और आईडीएफ डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ इजर वेजमैन दोनों जनरल स्टाफ ऑफिस पहुंचे। मेजर योसिक सारिग ने ऑपरेशन फोकस के बारे में बात की। जनरल हेर्जर शारिफ को प्लान सही तो लगा, लेकिन उनकी चिंता सीरिया और जॉर्डन के बारे में भी थी। मेजर योसिक सारिग ने आश्वासन दिया कि इजिप्ट की तरह सीरिया और जॉर्डन पर भी उतना ही ध्यान दिया जाएगा। 4 जून की रात सभी तरह से पायलट तैयार हो गए। सभी पायलट्स को कंप्लीट रेडियो साइलेंस का ऑर्डर मिला। सभी पायलट्स फ्रेश होने के लिए जल्दी सो गए। पूरी टीम तैयार थी आने वाले कल के लिए और वह खुद जानते थे कि पूरी दुनिया की नजर सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के देश इजराइल पर थी। 5 जून 1967 सुबह 7:14 पहली फाइटर जेट ने उड़ान भरी और बाद में धीरे धीरे 182 फाइटर जेट्स ने भी उड़ान भरी। सुबह 7:45 सभी फाइटर जेट्स इजिप्शियन एयरफील्ड पर पहुंची। एक एक करके इजरायली एयरफोर्स ने 11 इजिप्शियन एयरफील्ड पर हमला किया। 173 फाइटर जेट्स ने अल अरिश, अल सर, बिर गिफगरा, बिर तमांडा, किरबिट फायद, अबू सुवायर, इंशास कायरो इंटरनेशनल, वेस्ट कायरो और बेनी सुवेफ एयरफील्ड को धुआं धुआं कर दिया। इजरायल के 10 फाइटर जेट्स का काम था बाकी के फाइटर जेट्स को प्रोटेक्ट करना। फर्स्ट वेव में इजरायली एयरफोर्स ने 197 इजिप्शियन एयरक्राफ्ट और 8 रडार स्टेशन तबाह हो चुके थे। फर्स्ट वेव के बाद इजरायली एयरफोर्स ने तुरंत ही सेकेंड वेव लॉन्च किया, जिसमें 107 इजिप्शियन एयरक्राफ्ट तबाह हुए। इजिप्शियन एयरफील्ड को पूरी तरह से तबाह करने के बाद इजरायली एयरफोर्स ने सीरिया और जॉर्डन की तरफ प्रयाण किया। सीरिया और जॉर्डन एयरफोर्स पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। इसके बाद अगले वेव में इराकी एयरफील्ड्स तबाह
ऑपरेशन फोकस बड़े पैमाने पर सक्सेसफुल साबित हुआ। इतिहास में अब तक इतने बड़े स्केल पर कभी एयर स्ट्राइक नहीं हुआ। ऑपरेशन फोकस में इजरायली एयरफोर्स ने 327 इजिप्शियन फाइटर जेट्स, 30 जॉर्डेनियन, 65 सीरियन, 23 इराकी और एक लेबनीज फाइटर जेट्स तबाह किए। 446 फाइटर जेट्स तबाह हुए। ऐसा नहीं था कि इस ऑपरेशन में इजरायल को भी कीमत न चुकानी पड़ी हो। ऑपरेशन में इजरायल के 46 फाइटर जेट्स तबाह हुए और 24 पायलट वीर गति को प्राप्त हुए। इस ऑपरेशन के रीढ़ की हड्डी का काम 10 मिराज फाइटर जेट्स ने किया। इजिप्ट में घुसते ही पास के एयरफील्ड को तबाह किया, जिससे इजरायली फाइटर जेट्स आसानी से प्रवेश कर सके। यहां तक इजिप्शियन मिग फाइटर जेट के साथ हुई डॉग फाइट में मिग फाइटर जेट्स को नेस्ता नाबूद किया। इस ऑपरेशन से इजिप्ट, सीरिया और इराक की एयरफोर्स को भारी नुकसान हुआ। इस ऑपरेशन ने इजरायल को इतिहास की सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करवाई, परंतु समस्या यहां समाप्त नहीं, उल्टा से बढ़ गई। ऑपरेशन फोकस के बाद शुरू होने वाली थी इतिहास की सबसे बड़ी खूंखार युद्ध और इजरायल इसके लिए तैयार थी। तो दोस्तों, यह कहानी थी इजरायल द्वारा इतिहास में सबसे सफल एयरफोर्स मिशन ऑपरेशन फोकस की। मिलते हैं अगले वीडियो में शौर्य और साहस की खोज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।